हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पाठ आषाढ़ का पहला दिन पढ़ा चुके हैं। हमने क्या बताया था, आषाढ़ मास जो है वो क्या है, महीने हैं। जैसे इंग्लिश में महीने होते हैं वैसे ही आषाढ़, सावन, भादव ये सब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीने होते हैं। इसी में वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। तो किस तरीके से आषाढ़ के पहले दिन जब बारिश होती है तो किसान किस तरीके से खुश होता है, ये सारा वर्णन हमने कविता के थ्रू पढ़ा। अब उसी पे आधारित प्रश्न उत्तर देखते हैं और समझते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, किसान को बादलों का इंतजार क्यों रहता है? जाहिर सी बात है, किसान फसल उगाता है, उसे अपने खेतों पर पानी चाहिए होता है। भाई पेड़ कैसे बढ़ेंगे, फसल के लिए पानी चाहिए होता है। इसलिए किसान को वर्षा ऋतु का इंतजार रहता है। वर्षा आएगी तभी तो वो जो है अपने खेतों को सींचेगा और फसल उगाएगा। तो वही चीज है, क्या है, वर्षा होने पर धरती की प्यास बुझेगी और किसान की फसल को भी पानी मिलेगा, जिससे उसकी खेती लहलहा उठेगी। इसीलिए किसान को बादलों का इंतजार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को वर्षा होने पर किसान की याद क्यों आती है? क्योंकि किसान जो है ना बेसब्री से एकदम बिल्कुल बेचैन होकर वर्षा का इंतजार कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना ही पेट उससे नहीं भरता, वो हम सबका पेट भरता है। उस वर्षा ऋतु से प्राप्त जो पानी होता है वो फसलों को देता है और फसलों से बहुत मतलब जमीन को मिलता है और जमीन से इतनी बढ़िया फसल उगती है और हम सभी को खाने के लिए मिलता है। तो इसीलिए किसान अपने फसल के लिए वर्षा ऋतु का इंतजार करता है। सिर्फ वो अपने सपने ही नहीं पूरा करता, हम लोगों के लिए भी बहुत कुछ देता है। तो क्या दिया है, किसान बेसब्री से अपनी सूखी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बारिश करते हैं। इसीलिए कवि को वर्षा होने पर किसान की याद आती है। तो जैसी वर्षा ऋतु होती है तो जाहिर सी बात है हमें किसान ही याद आएंगे, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा, भाई धरती सूख रही है तो कैसे फसल को पानी मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही वर्षा होती है कवि को तुरंत ही किसान की याद आ जाती है। कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की है? चातक पक्षी क्या होता है, वो आखिरी समय तक, मतलब अपने जीवन के आखिरी समय तक वो नजर लगाए रहता है बादलों पर। क्यों लगाता है बादल पे? क्योंकि स्वाति नक्षत्र यानी कि बादल की पहली बूंद जो होती वर्षा की, वो उसको पीता है तभी उसकी प्यास बुझती है। इसीलिए जो है बोला जाता है कि चातक पक्षी की तरह ही किसान जो है वो बादलों का इंतजार करता है। तो यहाँ देखिए दिया है, जिस प्रकार चातक पक्षी अपनी अंतिम सांस तक स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश की प्रतीक्षा करता है और बारिश होने पर ऐसा लगता है मानो उसकी तपस्या पूरी हो गई, ऐसा ही किसान को भी लगता है। इसीलिए कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से की है। क्यों? क्योंकि भाई उसको स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है उसकी प्यास उसी से बुझती है। उसी तरह किसान क्या है, वर्षा ऋतु से पूरे साल वो वर्षा ऋतु का इंतजार करता है, आएगा तभी तो खेती होगी। तो इसीलिए दोनों को कवि ने सिमिलर किया है, दोनों को एक समान बताया है। अब क्या पाठ, अभी तक पाठ से था, पाठ के आगे आपसे पूछा जाएगा, क्या कवि ने कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है? वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है उसके बारे में अपना अनुभव बताइए। वर्षा ऋतु के बाद आती है शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु में मौसम थोड़ा सुहावना हो जाता है, हल्की हल्की सी ठंड पड़ने लगती है। तो उस ऋतु के बारे में आपको बताना है। क्या है, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। इसके आते ही लोगों के शरीर गर्म कपड़ों से ढकने लगते हैं और ठंड के साथ दिन पर दिन ही बढ़ते जाते हैं। मतलब धीरे धीरे जो है वो जो ठंड बढ़ने लगती है। शरद ऋतु के बाद सीधे ही शीत ऋतु आ जाती है। फिर प्रश्न खा क्या है, वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करके सूची बनाइए। तो क्या होता है, वर्षा ऋतु में बारिश बहुत होती है। ठीक है, तो आप अपने आसपास देखेंगे या अपने घर में भी बहुत देखेंगे, तो अगर जरा सी भी कहीं टूट फूट होती है तो तुरंत मरम्मत कराई जाती है। क्या होगा, वर्षा ऋतु होगी तो वो कहीं पे मान लीजिए दीवार में एक होल है, सीमेंट प्लास्टर निकल गया है, तो क्या होगा, अगर उसको नहीं भराएंगे तो उसमें पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ के वो दीवारों के अंदर तक पूरा सीलन जाएगी। तो कहीं पर भी टूट फूट होगी तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मरम्मत कराई जाती है। कहीं खुली जगह है तो उसके लिए तिरपाल और पन्नियों का इंतजाम किया जाता है ताकि वो सामान ना भीगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी अपने आसपास तैयारियां देख रहे हैं वो आप उनको लिख सकते हैं।
तो कुछ आपके सामने हमने प्रस्तुत करी है। क्या दिया है? वर्षा ऋतु से पहले लोग अपने घर की मरम्मत, टूट फूट सही कराते हैं, जिससे कि बारिश में उनका घर ना टपके, और इससे बचने के लिए छाता, बरसाती भी तैयार कर लेते हैं। तो ये जितनी भी तैयारियां हैं आप इनको लिखेंगे। नेक्स्ट, सोचो समझो और बताओ क्या होगा। अब सिचुएशनली अगर वर्षा बिल्कुल ना हो तो, वर्षा ना हो तो किसान फसल नहीं उगा पाएंगे, सूखा पड़ जाता है। सबसे पहले क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है। फसल नहीं होगी तो खाने की किल्लत बढ़ जाएगी। जब फसल ही नहीं उगेगी, खाने का सामान नहीं होगा, तो त्राही मच जाएगी खाने के लिए। तो वही लिखना है। अगर वर्षा बिल्कुल ना हो तो धरती सूख जाएगी, सारी फसल नष्ट हो जाएगी, लोग त्राही त्राही करने लगेंगे। क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु के बाद आने वाली ऋतु, ग्रीष्म ऋतु बहुत ही गर्म होती है, तपती हुई होती है। तो वर्षा ऋतु जो है वो शीतलता देती है कि इतनी गर्मी के बाद जब बारिश पड़ती है तो मौसम में ठंडक आती है। अब अगर मान लो ग्रीष्म ऋतु चलती रहेगी 3 महीने के बजाय 6 महीने, तो सोचो कितनी गर्म पड़ेगी। गर्म तो दिन पे दिन बढ़ती जाएगी और सभी लोग परेशान हो जाएंगे। अगर वर्षा बहुत अधिक हो तो, बहुत ज्यादा होने लगे तो क्या होगा? बाढ़ आ जाती है। खेत खलियान, मकान, घर सभी डूब जाते हैं। बहुत सारी संपत्ति का नुकसान होता है, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वर्षा अगर अधिक हो तो ये सब चीजें होती हैं। अगर वर्षा बहुत अधिक हो तो धरती चारों ओर जल ही जल हो जाएगा, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको भी अपनी समझ के साथ चीजों को ऐड ऑन करना है। देखिए, हम आपके सामने कई प्रश्नों के उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये भी रहती है साथ में कि आप अपनी तरह से भी प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करिए। हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं चीजें, मगर आप इनसे आइडिया ले सकते हैं। अगर आप और भी चीजों को खोज के लिख पाएंगे तो ये जानिए कि आप उन सब चीजों के बारे में जितनी जानकारी, जिस भी चीजों के बारे में जितनी जानकारी एकत्र करेंगे, आपका नॉलेज का भंडार बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ लिखी हुई चीजों को ही कॉपी करते रहेंगे तो वो सीमित रह जाएगा। अगर आपको अपने ज्ञान का भंडार बढ़ाना है तो खुद अपने लेवल पर उन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए और खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अगर वर्षा बहुत कम हो तो क्या होगा? अगर वर्षा बहुत ही कम हो तो धरती पर सूखा पड़ जाएगा, लोगों को खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं मिलेगा, पक्षी और जानवर प्यासे मरने लगेंगे। तो ये सारी कंडीशन होंगी। कम होगी तो भाई सूखा तो पड़ना लाजमी सी बात है, ना हो या कम हो दोनों ही कंडीशन में सूखा पड़ेगा। फसल नहीं होगी, लोगों के लिए दिक्कत आएगी, जानवर परेशान होंगे, लोग परेशान होंगे, तो बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। अब क्या, वर्षा हो मगर आंधी तूफान के साथ हो तो क्या होगा? जब आंधी तूफान होते हैं, तूफान जिसको बोलते हैं, जैसे बहुत ही आप लोग देखते हैं टीवी चैनल्स पे कि बहुत सारे तूफान आते हैं, तो उसमें क्या होता है? पेड़ उखड़ जाते हैं, लोगों के घर टूट फूट जाते हैं, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, चीजों का मतलब नक्शा ही बदल जाता है उस जगह का जहां पे तूफान आया होता है। पानी पानी, कीचड़, सब कुछ ही अस्त व्यस्त होता है। ये सारी चीजें मेंशन है। तो क्या दिया है? आंधी तूफान के साथ वर्षा होने से धरती का सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जान माल का काफी नुकसान होगा, मतलब जान भी और माल भी, यानी कि व्यक्तियों की जानों को भी खतरा रहेगा और संपत्ति को भी। वर्षा हो मगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टी हो, तब क्या होगा? होता है ना, रेनी डे मन जाता है, जब बहुत छुट्टी होती है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि क्या कहते हैं, सबसे पहले जैसे स्कूल बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो स्कूल में हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, रेनी डे हो गया। अब मान लो जिस दिन वर्षा हो रही है उस दिन संडे है, तो अब आपको बड़ा अफसोस होगा, अरे यार ये सब मंडे को हुआ होता तो कितना मजा होता, कम से कम एक दिन छुट्टी और मिलती, संडे के बाद मंडे को 2 दिन छुट्टी हो जाती। तो क्या होगा? आप जो भी महसूस करते हैं वो इसमें लिखिएगा। क्या, वर्षा हो और हमारे स्कूल की छुट्टी हो तो कुछ बच्चे मौज बनाएंगे और कुछ बच्चे दुखी होंगे कि एक छुट्टी कम हो गई। मतलब कुछ तो चलो वर्षा में कूदेंगे, लेकिन कुछ को बड़ा अफसोस हो गया, यार एक छुट्टी कम हो गई। ये अब संडे को अगर पड़ जाएगी तो छुट्टी कम होगी ना, तो वही चीज है। अब आपको यहाँ पर व्याकरण के आधार पर आपके सामने प्रश्न रखे गए। नीचे शब्दों के बदलते रूप को दर्शाने वाला नमूना दिया गया है, उसे देखो और अपनी सुविधा अनुसार तुम दिए गए शब्दों को बदलो। यानी कि आपको ये एग्जाम्पल दिया है, गिरना, गिराना, गिरवाना। अब आपके सामने ये इतने जो दिए गए हैं,
अब इनको आपको बदलना है। कैसे बदलोगे? उठना, उठाना, उठवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, करना, कराना, करवाना, फहराना, 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 फहरवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना। तो आपके सामने एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसको बदलना। ये सभी बदलाव किसके आधार पर होते हैं? ये आप वाक्य में इनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर ये सारी चीजें हमें बदलनी पड़ती हैं। मगर इसका जो है, हम ये देखिए, ये धातु रूप एक रहता है, ये देख रहे हैं, उठ, ये सबका सही रहेगा। बाकी ये जैसे पढ़, ये आपका पढ़ आया, कर आया, फहर आया, फहर, सुन आया, ये सभी क्या कहलाते हैं? धातु शब्द कहलाते हैं, जिनके आधार पर हम संस्कृत में धातु रूप पढ़ते हैं ना, ये हिंदी में भी धातु ही बोले जाते हैं। इन्हीं के बाद ही ये हमारी बेसिक क्रिया शब्द होते हैं। इन्हीं क्रिया शब्दों से के आगे हम लगा के इन्हें सिचुएशनली बदलते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। तो यहां पर इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझाए। तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा हर प्रश्न का उत्तर अपने आप से भी लिखने की कोशिश करिए, जहां पर भी आपके सामने सिचुएशंस दी जा रही हैं। तो समझिए और अपने हिसाब से काम करिए, क्योंकि इससे आपका हिंदी का नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।